नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिशियल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग द यूनियन यानी संघ पे चर्चा करेंगे। देखिए, संविधान का ये 25वां वीडियो है और संघ का ये 10वां वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो है मात्र 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके बाद किस टॉपिक पे संविधान की चर्चा की जाए तो वो हम चाहते हैं कि आप लोग बताएं कि उस किस टॉपिक पे चर्चा की जाए। वैसे मेरा तो मानना है कि मैं इसके बाद शुरू करने जा रहा हूँ कि द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, यानी कि संविधान का जो भाग 11 है उस पर हम चर्चा करेंगे। परंतु अगर आप लोग कहते हैं कि आगे संविधान के यानी कि राज्य के बारे में चर्चा करिए कि जो राज्यों के लेजिस्लेचर्स हैं और वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं तो उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, या फिर आप बताइए तो जो है इंडियन जुडिशरी सिस्टम जिसमें कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट और जो है स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उनके बारे में चर्चा करें, उनकी पावर्स और उनके बारे में जो है प्रोविजंस दिए हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस पर चर्चा करें। तो आप लोग जरूर बताइए कि यहाँ पर किस चीज़ पर चर्चा की जाए। अदरवाइज जो है हम लोग जो है यहाँ पर अगला जो है पार्ट टॉपिक शुरू करेंगे, उसमें पार्ट 11 पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। चलिए यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए काउंसिल ऑफ यानी कि CSIR के बारे में पूछा गया, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो देखिए अच्छा ये इसकी है कहाँ पे, तो बिल्कुल ये जो है वो न्यू दिल्ली में है। तो ये सबसे पहली महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि ये जो है न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में हो जाता है ये। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई, तो बिल्कुल इसकी जो स्थापना हुई थी ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, कब हुआ था 26 सितंबर को, नवंबर को नहीं, सितंबर को हुआ था। और वो भी कब हुआ था 1942 में। तो ये चीज़ आती है। अच्छा, इसका काम क्या है, देखिए ये समझिए भारत की सबसे बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगर देखा जाए तो इट इज़ द इंडिया लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया का। ठीक है, अच्छा इसका क्या क्या ये काम करता है, तो ये हर तरीके के लगभग इसमें जो CSIR है इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ओशियन साइंस यानी समुद्र विज्ञान के लिए, और माइनिंग, केमिकल, फूड, पेट्रोलियम, लेदर, एनवायरनमेंट, हर तरह के टॉपिक्स पे इसमें साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च करते हैं। और देखा जाए तो ये इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जिसके अंतर्गत जो है नियरली जो है 4600 जो है साइंटिस्ट काम करते हैं और 8000 से अब जो है वो टेक्निकल पर्सन्स होते हैं सपोर्ट करने के लिए, इनके काम करने के लिए। तो बहुत ही बड़ा स्टाफ है यहाँ पर साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस का। तो चीज़ ये यहाँ पर जो है CSIR जो है ये न्यू दिल्ली में दी। अच्छा, अब आते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली हो जाता है। अच्छा, ये जो है इसकी स्थापना किसने की, तो बिल्कुल इसकी जो स्थापना की थी ये अर्कोट रामास्वामी और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो देता उन्हीं के द्वारा, यानी शांति स्वरूप भटनागर के द्वारा की गई थी। अच्छा, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है कि इसके जो इस समय अध्यक्ष कौन होते हैं, यानी इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन होता है। तो इस इंस्टीट्यूशन का जो प्रेसिडेंट होता है वही हम लोग का आंसर भी है। तो बिल्कुल इस इंस्टीट्यूशन का जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी ये एक्स ऑफिशियो समझ लीजिए है, यानी एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होता है। जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वही इस इंस्टीट्यूशन का प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये एक्स ऑफिशियो पोस्ट है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारत का प्रधानमंत्री CSIR। तो CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो है प्रेसिडेंट होगा, यानी अध्यक्ष होगा। तो इस प्रश्न की हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 192, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन कहा गया दूसरे को, जबकि दूसरे को जो है यहाँ पर कारण बताया। देख लेते हैं क्या है। तो पहला दिया है यहाँ पर कथन, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने की अर्हता रखता है। देखिए, हम लोग पिछले वीडियोस में भी इस चीज़ को देख चुके हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति के लिए बात की थी। तो उपराष्ट्रपति में ये क्लियर था कि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए आता है तो उसके पास जो है 35 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक हो और राज्यसभा के सदस्य होने की जो है उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। और वही अगर राष्ट्रपति देखा जाए तो ये दोनों कंडीशन मैच करती हैं। लास्ट वाला जो है वहाँ पर वह व्यक्ति लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए राष्ट्रपति में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ हो जाती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बाकी देख लेते हैं कारण। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का यानी राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। जैसे ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के तौर पे चुना जाता है तो वो यहाँ पर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा का। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और यह इंटरलेटेड भी हो जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या आते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं। तथा उस देखिए जैसे ही वो बनता है राष्ट्रपति सीधा वो बन जाता है राज्यसभा का पदेन सभापति, तो ये इससे डायरेक्ट रिलेशन भी रखता है।
तो बिल्कुल आर ए का सही मान्य स्पष्टीकरण है, ये भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है, यानी इट इज़ अ क्लियर स्टेटमेंट है यहाँ पे दोनों का, ठीक है, और वो उसके आधार पर भी ये बेस्ड है। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, तो देखते हैं क्या क्या दिए हैं। पहला कथन है संघीय कार्यपालिका यानी यूनियन गवर्नमेंट की बात की जा रही है वहाँ पर, का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री है वो कौन है, वो बिल्कुल भारत का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इट इज़ क्लियरली प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 वहाँ पर क्लियर इस बात की पुष्टि भी करता है, कंफर्म करता है इस चीज़ को, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही हो जाता है। बाकी कारण देख लेते हैं, यहाँ पर रीज़न है क्या, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल ही गलत है ये। राष्ट्र किसी भी व्यक्ति को जो है संविधान में असीमित शक्तियाँ नहीं दी गई हैं, हर एक के ऊपर जो है लिमिटेशंस लगाई गई है, उनकी लाइबिलिटीज़ है, कंट्रोल उनको किया गया, कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा किया या संविधान के प्रोविजन के द्वारा किया या कोई संस्था के द्वारा कंट्रोल किया, पर कंट्रोल सभी को किया गया है यहाँ पे। तो जैसे देख लिए, अब यही देख लिए, राष्ट्रपति की कोई सीमा नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्लियरली गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति अपना जो भी कार्य करते हैं वो कार्य जो हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं। तो यहाँ पे यही एक डायरेक्ट सबसे जो है क्लियरली यहाँ पर सबसे बड़ी सीमा लग जाती है, रिस्ट्रिक्शन लग जाता है राष्ट्रपति की पावर पे, तो बिल्कुल यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है, तो बिल्कुल आंसर यही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 194। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। देखिए बिल्कुल यहाँ पर मंत्री परिषद जो होते हैं वो यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द हाउस ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के प्रति यानी लोअर हाउस के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मगर यहाँ वर्ड किया गया है संसद, संसद के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। तो संसद में तो आपको मालूम है कि राज्यसभा लोकसभा प्लस यानी राज्य प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट तीनों ही लोग आते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमको यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर यहाँ पर लागू होती है, और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 75 क्लॉज 2 यहाँ पे क्लियरली है कि एवरी जो भी मिनिस्टर्स होंगे दे होल्ड देयर ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए प्लेजर यानी उनके प्रसाद पर्यंत उनकी कृपा पात्र से वो मंत्री बनेंगे, और बिल्कुल सही भी है ये, यानी राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है 6 महीने के लिए। हाँ, उसके बाद अलग बात है कि वो व्यक्ति जो है राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य के लिए जो है सदस्य की सदन की सदस्यता ग्रहण करे, परंतु 6 महीने तक तो बनी जाता है, तो बिल्कुल ये प्रसाद पर्यंत होते हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। बिल्कुल यहाँ पर कोई भी विधि निर्माण यानी लॉ मेकिंग के लिए लेजिस्लेचर की पावर है ये, तो जब भी कोई लेजिस्लेचर यानी जो एमपीज पेश करते हैं बिल, वो भी कौन से यानी कि जब गवर्नमेंट पेश करती है बिल, तो जब गवर्नमेंट पेश कर रही है एज ए एमपीज के तौर पे, तो वहाँ पर उस बिल के लिए जो राष्ट्रपति को सूचित करता है प्रधानमंत्री, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है। दोनों यहाँ ठीक हो जाते हैं, पहला और दूसरा। देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ ये क्लियरली यहाँ पर संसद कर दिया गया। अगर आप संसद को यहाँ स्टेटमेंट ठीक मानते तो ये सही हो जाएगा, तो परंतु अगर आप आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 पढ़ते हैं, वहाँ लोकसभा शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि संसद का। तो ठीक है, हम यहाँ पे दोनों 1, 2 और 3 को सही मान लेते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3 सही, तो बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है तो उसके लिए ऑप्शन डी हो जाए, परंतु हमारे अनुसार तो ये ऑप्शन ही यहाँ क्लियर है, क्योंकि संसद शब्द का प्रयोग है यहाँ पे, ना कि लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 195। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल यानी जैसे भारत की स्वतंत्रता होती है उसके पश्चात जो फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, तो मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन है? तो यहाँ पर मंत्रिमंडल के जो कानून मंत्री कौन थे, तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। कानून मंत्री जो हैं जिनके द्वारा संविधान को बनाने में मदद की गई और सभी चीज़ है, तो सब इनको माना भी जाता है संविधान का जनक और ये सब चीज़ें, तो बिल्कुल यहाँ पर BR अम्बेडकर जी जो हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, वही जो है प्रथम कानून मंत्री थे। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिए हुए हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, और इनको उनके जो जॉब ड्यूरेशन था यानी इनकी जो पीरियड ऑफ इनका ड्यूटी थी उसके बाद उससे इनको कैलकुलेशन करना है, उनको उसके मैच करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला देखिए, यहाँ पर देवगौड़ा दिए हुए हैं, HD देवगौड़ा। तो HD देवगौड़ा जो है इनका जो मैच हुआ था यानी कि ये कब से कब तक थे, तो बिल्कुल HD देवगौड़ा जो हैं वो 1996 से लेकर 97 तक
यानी एच.डी. देवगौड़ा के लिए 1996 से लेके 97 तक इन्होंने अपना कार्य किया, यानी सिर्फ 1 साल के लिए यहाँ पर ये रहे, तो इसका हो जाएगा डी। बाकी चंद्रशेखर जी, तो चंद्रशेखर जी के लिए जो है 1990 से लेके 91 तक ये रहे थे, तो ये हो जाएगा सी। अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ये 1999 से लेकर जो है 2004 तक इन्होंने पूरा 5 साल यहाँ पर कार्य किया था, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर ए। बाकी इंद्र कुमार गुजराल, तो इंद्र कुमार गुजराल जो हैं ये यहाँ पर 1997 से लेकर 98 तक, कुछ दिनों तो इन्होंने भी काम किया, बहुत थोड़े समय था, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर ई। और लास्ट है बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो बीपी सिंह जो हैं इनका कार्यकाल भी जो है बहुत ही कम, लास्ट यहाँ पर 89 से लेकर 90 तक रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। अब मिला लेते हैं यहाँ पर सीक्वेंस, यानी कि हो जाता है डी सी ए ई बी, देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस प्रश्न में देखिए सीधा सा हो जाएगा, यहाँ फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ ए बी सी डी ऊपर दिया हुआ है और उसका जो सीक्वेंस दिया है वो दिया है नीचे, तो ठीक है यहाँ पर मैच कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 1 का डी, यानी कि यहाँ पर डी में यहाँ पर 1 मिलाना है, तो डी में 1 सिर्फ ये लास्ट ऑप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है, तो इसी से सीधा आंसर आ जाता है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 3 5 1 2 4, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ थोड़ा सा इसको सेट करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 197, अपना त्याग पत्र देने के पश्चात भारत के एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। देखिए जैसे कोई मंत्री अगर त्याग पत्र देता है उसके बाद वो अपने जो है पर्सनल रीज़न बताता है कि मैंने किस कारण से त्याग पत्र दिया है और अपने विचारों को वहाँ रखता है, तो ऐसे विचारों रखने के से पूर्व उसको अनुमति लेनी होती है, तो किसकी अनुमति वो लेता है, तो बिल्कुल यहाँ पर स्पीकर की अनुमति लिया करता है, क्योंकि वो लोकसभा में विचार रखने जा रहा है तो उसको स्पीकर की अनुमति यहाँ पर लेनी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बल्कि यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय से तो कोई लेना ही देना नहीं है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 198, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेवी निषेधाधिकार यानी जेवी वीटो कहा जाता है। देखिए यहाँ पर अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति ने जो है जेवी वीटो को प्रयोग किया है, और वो किनके द्वारा हुआ, तो वो बिल्कुल ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा हुआ था। इन्होंने पोस्ट जो इंडियन पोस्ट से संबंधित अधिनियम था उसको जो है जेवी वीटो के द्वारा उसको रोक लिया। देखिए जेवी वीटो में क्या होता है, जब कोई बिल जो है संसद से पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उस बिल को ना तो मना करता है ना ही उसको स्वीकार करता है, बल्कि उसको अपने टेबल पर वैसे के वैसे छोड़ देता है, तो इसको या फिर ये भी कहते हैं वो अपनी पॉकेट में उस बिल को रख लेता है कि इसे हम निर्णय बाद में लेंगे। और वो यहाँ देखिए बाद में लेने का मतलब कोई निश्चित समय नहीं दिया हुआ है, इसीलिए एक तरह की वीटो शक्ति हो जाती है कि जब निश्चित समय ही नहीं है तो वो बिल कब तक पड़ा हुआ है, आज तक वो बिल जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है और इसका अब कोई उसकी जो है मतलब वैल्यू भी लगभग खत्म ही हो गई है, तो ये एक तरीका जेवी वीटो हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, यानी ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जेवी वीटो का प्रयोग एकमात्र अभी तक पोस्ट ऑफिस संबंधित बिल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, कथन है यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, तो बिल्कुल बहुत ही एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। देखिए अगर हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट देखेंगे तो आर्टिकल 54 में बताया गया है, और इनडायरेक्ट वे में चुना भी जाता है। आप उसका मैनर देखेंगे तो आर्टिकल 55 में उसके चुनाव की प्रक्रिया बताई गई कि उसमें कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम लोग इस तरह की जो है क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए, और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर दे दीजिए। देखिए उसमें क्लियर है 55 में बताया गया कि कैसे होंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसे व्यक्ति यानी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड राज्य विधानसभाएं, तो राज्य की जो विधानसभाएं और लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे, तो इलेक्टेड मेंबर जो होंगे वो पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर बताई गई है आर्टिकल 55 में, और प्रोसीजर बताया गया यहाँ पे, और इलेक्शन होगा तो इलेक्शन की बात यहाँ की गई है। बाकी राष्ट्रपति दोबारा चुना जा सकता है एक ही पद के लिए, तो री इलेक्शन की बात जो है यानी री इलेक्शन का जो मैटर है वो आर्टिकल 57 में बात की गई है उसके लिए। और प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन की बात है तो क्वालिफिकेशन 58 में बताया गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट यहाँ पर जो है इलेक्शन होता है, यानी कि जनता यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करती। अगर डायरेक्ट जनता चुनती है तो वो डायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है, उसे प्रत्यक्ष इलेक्शन निर्वाचन। परंतु अगर जनता नहीं चुनती बल्कि जनता द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर होते हैं वही यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं,
तो इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष इलेक्शन कहा जाता है। और जनता द्वारा कौन चुने जाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर MP चुने जाते हैं, और MP यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, और MLA चुने जाते हैं जो कि राज्य में होते हैं, और MP जो है वो केंद्र में यानी संसद में है। तो ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट ठीक हो जाता है। अब आते हैं कारण पे, तो देखते हैं यहाँ पे एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, देखिए ये शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, यानी एक ऐसा निर्वाचन मंडल होता है, इलेक्टेड जो है मंडल है, काउंसिल है यहाँ पे, वो करता क्या है, यानी कि उसमें कौन कौन होते हैं लोग, यानी संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं यानी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके इलेक्टेड मेंबर से मिलकर बनता है। तो बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाते हैं। अब देख लेते हैं, ए सही है किंतु आर गलत है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर ए और आर दोनों सही, तो ये भी यहाँ जो है ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं, ए गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि भाई ए तो एकदम क्लियर सही बताया गया। सी देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल यहाँ पर अप्रत्यक्ष इलेक्शन होता है और इसमें जो है संसद के दोनों सदन, क्योंकि यही अप्रत्यक्ष की प्रक्रिया भी बता रहा है, जो है संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर जो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 200। देखिए फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का ये, तो देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। देखिए ये क्वेश्चन पिछले वीडियोस में भी आया था। तो बिल्कुल यहाँ पर जो अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे, तो यहाँ पर देखिए देवगौड़ा दिया है, इंद्र कुमार गुजराल दिया और मनमोहन सिंह। देखिए ये प्रधानमंत्री बनते समय, यानी प्रधानमंत्री जब थे तो इस समय ये लोकसभा के सदस्य ना हो गए, ये राज्यसभा के सदस्य। देखिए जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, ये जो है असम से राज्यसभा के सदस्य थे। तो ठीक है, इसमें देखिए चंद्रशेखर जी, यानी ये जो है प्रधानमंत्री बनते समय यानी लोकसभा के सदस्य थे। तो बिल्कुल यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते। भाई वीडियो पसंद आया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जुडिशियल से रिलेटेड MCQs, साथ में जो है अदर डिस्क्रिप्टिव वीडियोस भी मिलेंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई वीडियो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।